जय हिंद बच्चों। आज 9वीं कक्षा के लिए कविता का शीर्षक है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का विस्तार से प्रयोग हुआ है। हम पहले कविता के काव्य सौंदर्य पर ध्यान देंगे और इसे नोट करते चलेंगे। कवि, कविता, भाषा, काल, अलंकार। आपके लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में जाएंगे तो फिर रस बढ़ जाएगा और छंद बढ़ जाएगा। कवि है केदारनाथ अग्रवाल। कविता का शीर्षक है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। लौटती बेर। भाषा है खड़ी बोली। काल है आधुनिक काल। और अलंकार है कई अलंकार है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, रुचि प्रकाश, अनुप्रास, मानवीकरण, मानवीकरण, रूपक तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। पढ़ाने के क्रम में आपको बताएंगे कहाँ मुहावरा है। और इस प्रकार देखते हैं इस कविता में ढेर सारी विशेषताएं हैं। अलंकारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अलंकार इसमें मानवीकरण है। इसमें कवि ने चना का मानवीकरण किया है, सरसों का मानवीकरण किया है, और फिर पत्थर का मानवीकरण किया है, अलसी का मानवीकरण। अलसी मतलब तीसी, एक फसल है जो अनाज के रूप में जानी जाती है। तीसी, इसको अलसी कहते हैं। इसके तेल भी होते हैं और उसकी चटनी भी होती है अच्छी। उसका मानवीकरण किया है। तो हम देखें कि इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है। कवि ने फसल संस्कृति का चित्रण किया है। हमारा देश फसल प्रधान है, कृषि प्रधान है, और इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। कभी चंद्रग्रहण नामक स्थान पर जाता है सैर के लिए, और वहां जो कुछ भी देखता है उसका चित्रण अपनी कविता के माध्यम से घर आकर करता है। कभी इस कविता में मानवीकरण अलंकार का बखूबी प्रयोग करता है। ये मानवीकरण अलंकार क्या है? जब निर्जीव वस्तु सजीव की तरह आचरण करने लगे वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ निर्जीव अर्थात फसल जिनमें तीसी, अलसी, चना इत्यादि सब मानव की तरह आचरण करते हैं।
कवि का प्रतिपाद्य विषय है। वह सैर के लिए चंद्रग्रहणा नामक स्थान जाता है, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करता है और फिर जो दृश्य बनता है उसका वह चित्रण करता है। चंद्रग्रहणा की वह पहाड़ी तलहटी, उपजाऊ मैदान, विभिन्न प्रकार के फसलें उगाने वाली धरती और फिर छोटी छोटी पहाड़ियां, इसका चित्रण कवि अपनी कविता के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से चित्रित करता है। देखिए कवि कहता है, देख आया चंद्रग्रहणा। कभी चंद्रग्रहणा नामक स्थान है, शायद मध्य प्रदेश में है, चित्रकूट के आसपास है और यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। कभी कहता है, देख आया चंद्रग्रहणा। वह चंद्रग्रहणा की शहर पर जाता है और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करता है और फिर अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। देख आया चंद्रग्रहणा, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेर पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठगना चना टिकना चना। पहले पद्यांश में कवि ठिगना चना की बात करता है। ठिगना मतलब बौना, छोटा। आप देखते होंगे चना की जो फसल होती है उसके जो पौधे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एक बित्ते के होते हैं और उसके फल जो होते हैं, उसकी जो उपज होती है, उसका जो ये होता है, उसका फल दाना वह सबसे ऊपर होता है, टहनियों के ऊपर। कभी कल्पना करता है, कभी सोचता है कि वह चना हरी पत्तियों में ऐसे शोभता है, वह उस वनस्पति के सिर पर ऐसे शोभता है जैसे किसी ने मुरेठा बांध लिया हो। मेर पर इस खेत की बैठा अकेला। मेर कहते हैं दो खेतों के बीच की जो दरीर होती है, आरी होती है, उसको मेर कहते हैं। कभी ठिगना चना की विशेषता बताता है, वह चूंकि एक बित्ते का तो होता है लेकिन उसके माथे पर ही वह फल, वह दाना, वह चना विराजमान होता है। उसके दाने को आप गौर से देखेंगे, ऐसा लगता है जैसे उसने मुरेठा बांध लिया हो। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, यह हरा ठिगना चना, ठिगना बौना चना, अर्थात यह बौना चना, छोटा चना, जैसे उसने शादी के उद्देश्य से, शादी करने के लिए उसने अपने शीश पर मुरेठा बांध लिया हो। आप देखते हैं दूल्हा जो शादी करने के लिए जाता है तो क्या होता है? नहीं देखा? देखा है। क्या है कि दूल्हा माथे पर मुरेठा बांधे रहता है, पगड़ी बांधे रहता है। घोड़ी पर सवार होकर वह शादी के लिए जो जाता है, उस दृश्य का आप अवलोकन करें। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का, उसका फूल कैसा होता है? गुलाबी फूल। सजकर खड़ा है, पास ये सजकर खड़ा है। पहली पंक्ति में, पहले पद्यांश में कवि ने यहाँ चना का मानवीकरण किया है। चना दूल्हे के वेश में अपने माथे पर, अपने सिर पर मुरेठा बांधे हुए शादी के लिए तैयार होकर चल पड़ा है। फिर पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हथेली। अब चना की जो फसल होती है, चना का जो खेत होता है, उसमें कई सहयोगी फसलें भी होती है, जिसमें एक अलसी कहते हैं, अलसी तीसी को कहते हैं। प्रायः
गांव देहात में जब किसान गेहूं की खेती करता है तो वह किनारे किनारे अलसी फसल बोता है और वह अलसी जो है तीसी वह किनारे में रहे चाहे बीच में रहे, वह सभी फसलों को भेद कर आगे ऊपर निकल जाती है। इसलिए कवि ने उसकी विशेषता बताई है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। हठीली जिद्दी, जिद्दी। यह अलसी जो है जिद्दी है, हठीली है, हट वाली है, हट करती है, जो टान लेती है वह कर देती है। स्वरूप कैसा है? देह की पतली कमर की है लचीली। वह देह से दुबली पतली है, तनवंगी है, बिल्कुल छीन कटी, और वह नीले फूलों वाली है। कुछ भक्त लोग भगवान श्री राम के सौंदर्य की तुलना तीसी के फूल से करते हैं। तीसी का फूल जैसा नीला होता है, ठीक उसी प्रकार राम का भी सौंदर्य अर्थात उनका रंग नीला होता है। नीले नील फूले फूल को, फूले फूल में अनुप्रास देखिए, हमने बताया था अलंकारों की वर्षा होगी। अनुप्रास देखिए, फूले फूल को अनुप्रास अलंकार है जाओ। और चना का मानवीकरण किया है दूल्हे के रूप में। फिर देखें, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। वह हठीली गिद्धी तीसी अलसी क्या कहती है कि जो हमको प्रेम से छुएगा, जो कोई भी फसल, हम उसे हृदय का दान दे दूंगी, अर्थात मैं उसे वरण कर लूंगी, उसे दिल का दान दे दूंगी, उससे शादी कर लूंगी। यह अलसी हठीली है, जिद्दी है, उसने जो प्रण कर रखा है वह उसे पूरा करना चाहती है। और वह कहती है, वह घोषणा करती है कि जो कोई भी मुझे छुएगा मैं उसे अपना लूंगी, अर्थात अपने हृदय का दान दे दूंगी। आगे चलकर फिर शर्तों का चित्रण किया है, जो फिर हम अगली कक्षा में चित्रण करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद बच्चों।